बच्चन परिवार का वो पैसा ही तो है जिसका प्रवर्तन निदेशालय पूरा हिसाब मांग रहा है। और यही हिसाब बताने के लिए अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय पूरे 7 घंटे दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में मौजूद थीं। तस्वीरें सोमवार शाम करीब 7:30 बजे की हैं, जब भीड़ के बिल्कुल बीच में काले रंग का कोट पहने ऐश्वर्या मौजूद थी। आंखों पर काला चश्मा था और चेहरे पर काले रंग का मास्क। दोपहर करीब 12:30 बजे के बाद ऐश्वर्या ईडी के दफ्तर पहुंची थी और शाम को जब बाहर निकली तो पूरे देश का मीडिया वहां मौजूद था। ऐश्वर्या राय से 7 घंटे के भीतर 37 सवालों के जवाब मांगे गए। ऐश्वर्या से प्रवर्तन निदेशालय के 4 अधिकारी पूछताछ कर रहे थे, जिसमें 3 महिला अधिकारी थीं और 1 पुरुष। ऐश्वर्या से सवालों के जवाब लिखित में मांगे गए थे और जवाब लिखने के लिए ईडी के एक अधिकारी ने उनकी मदद की थी। लेकिन आगे की खबर ये है कि ऐश्वर्या ने जो बयान दिए हैं, उसके आधार पर ईडी उनके पति अभिषेक बच्चन को पूछताछ के लिए बुला सकता है। ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम पनामा पेपर लीक के दौरान सामने आया था। चंद सेकंड्स के अंदर आपको बता देते हैं कि पनामा पेपर लीक है क्या। मध्य अमेरिका का एक बहुत छोटा देश है जिसका नाम पनामा है। पनामा में एक लॉ फर्म है जिसका नाम है मोज़ेक फोंसेका। साल 2013 में मोज़ेक फोंसेका कंपनी का सर्वर हैक हो गया था, जिसके बाद कंपनी का सारा डेटा लीक हो गया। इंटरनेशनल पत्रकारों के एक ग्रुप ने लीक हुए डेटा को खंगाला। डेटा से पता चला कि कंपनी ने दुनिया भर में बड़े बड़े लोगों को टैक्स बचाने और काले धन को सफेद करने में मदद की है। इस खुलासे को पनामा पेपर लीक कहा गया। साल 2016 में जब खुलासा हुआ तो उसमें 500 भारतीयों के नाम सामने आए थे। कई बड़े नेताओं समेत फिल्म इंडस्ट्री के नाम शामिल थे और इन्हीं नामों में मौजूद था बच्चन परिवार का नाम। पनामा पेपर लीक केस में दस्तावेज सामने आए थे। उन दस्तावेजों में अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन पर कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगा और इसी रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने फेमा के तहत जांच शुरू की थी। इस मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक गोपनीय रिपोर्ट जो ईडी को मिली थी, उसमें बताया गया था कि साल 2007 से साल 2013-14 तक अमिताभ बच्चन अनेक बार कई बड़ी रकमें लेकर विदेश गए, जबकि नियमों के मुताबिक उस समय कोई भी शख्स एक साल में $2 लाख तक की रकम लेकर विदेश जा सकता था। लेकिन इस गोपनीय रिपोर्ट में बताया गया कि अमिताभ बच्चन ने बार बार नियमों का उल्लंघन किया। पनामा पेपर लीक में ऐश्वर्या को लेकर क्या सामने आया वो समझिए। दस्तावेजों में एक तरफ उनकी कथित विदेशी कंपनी की जानकारी थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनके पति अभिषेक बच्चन को साल 2012 के मार्च महीने में £1.25 लाख यानी ₹1.25 करोड़ रुपए दिए जाने की जानकारी थी। ऐश्वर्या पहली बार ईडी के सामने पेश हुई थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक ऐश्वर्या राय बच्चन से 3 चरणों में पूछताछ की गई थी। इसके पहले चरण में उनसे व्यक्तिगत जानकारियां, जिसमें उनका परिवार भी शामिल था, पूछताछ की गई। दूसरे चरण में उनकी आर्थिक स्थिति, जिसमें उनके देश विदेश में स्थित बैंक खाते, उनकी चल अचल जायदादों के बारे में पूछताछ की गई। पूछताछ के तीसरे चरण में पनामा पेपर लीक से संबंधित सवाल पूछे गए थे। ऐश्वर्या को फेमा अधिनियम की धारा 37 के तहत शपथ दिलाई गई, जिसमें उनसे लिखवाया गया कि पूछताछ के दौरान वो कोई भी जानकारी गलत नहीं देंगी और अगर गलत जानकारी देती हैं तो उसे उनके खिलाफ प्रयोग किया जा सकता है। जांच अधिकारियों ने ऐश्वर्या से पूछा कि वो किस भाषा में जवाब देना चाहती हैं, तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा में जवाब देने को कहा। इसके बाद अधिकारियों की टीम ने उनसे पूछताछ शुरू की। ऐश्वर्या से जो सवाल हुए, देश में कितने बैंक अकाउंट्स हैं, कहां-कहां बैंक अकाउंट्स हैं, विदेश में कोई चल अचल संपत्ति या बैंक खाता है, अगर हाँ तो किस देश के बैंक में है, आय का जरिया क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न कहाँ भरती हैं, आखिरी बार टैक्स कब भरा था, ITR में विदेशी पैसों का जिक्र है। और फिर पूछताछ के सिलसिले में आया ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का नाम। पनामा पेपर लीक दस्तावेजों के मुताबिक ऐश्वर्या राय को साल 2004 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड स्थित एक कंपनी का निदेशक बनाया गया था। इस कंपनी में उनके अलावा उनके माता पिता और भाई भी निदेशक था। लेकिन दिलचस्प यह है कि साल 2005 में उन्हें निदेशक की जगह शेयर होल्डर बना दिया गया और इसके बाद साल 2008 में ये कंपनी ही बंद हो गई। अब प्रवर्तन निदेशालय जानना चाहता है कि इस कंपनी की आय का मुख्य स्रोत क्या था, इस कंपनी में पैसा कहां से लगाया गया था। यही कारण है
कि ऐश्वर्या राय बच्चन से इस बाबत भी सवाल जवाब किए गए। ईडी ने ऐश्वर्या से पूछा कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की किस कंपनी में निदेशक थी, कंपनी से संबंधित दस्तावेज कहाँ हैं, 2005 में कंपनी के निदेशक से शेयर होल्डर क्यों बनी, निदेशक से शेयर होल्डर बनने का क्या फायदा हुआ, कंपनी के पैसों का सोर्स क्या था। जानकारी के मुताबिक इन सारे सवालों का जवाब ऐश्वर्या राय लिख कर दे रही थी, लेकिन सवालों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि ऐश्वर्या से ये भी पूछा गया कि अपने पति अभिषेक बच्चन को साल 2012 में जो 1.25 लाख पाउंड यानी 1.25 करोड़ रुपए दिए वो कहां से आए थे, क्योंकि नियम ये कहता है कि एक पते पर रहने वाले भारतीय पति पत्नी एक दूसरे को लाखों पाउंड की रकम बिना सरकारी विभाग की इजाजत के नहीं दे सकते। ईडी ने ऐश्वर्या से पूछा, अभिषेक को दिए पैसों का सोर्स क्या था, क्या वो पैसा किसी विदेशी प्रोग्राम की कमाई थी, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इजाजत ली गई थी, साल 2011-12 में कब और कहां विदेश यात्रा की। सूत्रों के मुताबिक अपने जवाबों के दौरान ऐश्वर्या राय बच्चन ने ईडी अधिकारियों को बताया कि जिस विदेशी कंपनी की बाबत उससे पूछताछ की जा रही है उसके बारे में उसके पिता ही जानते थे, वो उन्हीं की कंपनी थी और साल 2017 में उनकी मौत हो चुकी है। कुछ सवालों के जवाब में ऐश्वर्या ने कहा कि वो इस बारे में नहीं जानती, लेकिन अपने सीए से पूछकर जवाब दे देंगी, जबकि कुछ सवालों के जवाब में वो झिझक भरे अंदाज में अधिकारियों की तरफ देखती रहीं। सूत्रों ने बताया कि जवाबों को लिखने में मदद के लिए ईडी के एक कर्मी को ऐश्वर्या की मदद के लिए लगाया गया और सबसे अंत में ऐश्वर्या ने हर पेज को पढ़ा और फिर उस पर अपने हस्ताक्षर किए। इधर जिस वक्त ऐश्वर्या राय से ईडी दफ्तर में पूछताछ हो रही थी, उसी दौरान जया बच्चन राज्यसभा में आवाक हो बैठी। What is going on? What is going on? This is terrible. जया बच्चन ने सरकार को बुरे दिन आने की बात कही। देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। बहुत जल्दी आने वाले हैं। जया बच्चन के इस क्रोध को उनकी बहू से हुई पूछताछ के साथ जोड़ा जा रहा है। हालांकि सदन में जया बच्चन ने इस मामले पर एक शब्द भी नहीं कहा और आज एबीपी न्यूज से बात करते हुए ये भी बताया कि उनको आखिर गुस्सा क्यों आया था। आप ये कह रहे हैं कि सदन में जो सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ टिप्पणियां की गई, उसकी वजह से गुस्सा आ गया था क्या? उनके एटीट्यूड से, उनके बर्ताव से हम, और फ्रस्ट्रेशन ये है कि हम जस्टिस किससे मांग रहे हैं, जो अनफेयर और अनजस्ट लोग हैं तो उनसे हम जस्टिस मांग रहे हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा नहीं हो पा रही है। बिल्कुल नहीं हो रही है, कहाँ हो रही है, और हर एक चीज बिल पास कर रहे हैं, ऑपोजिशन हाउस में नहीं है। इसका मतलब आपने ऑपोजिशन को बिल्कुल जीरो कर दिया। उधर ऐश्वर्या से ईडी की पूछताछ के बाद अमिताभ बच्चन का एक ट्वीट भी सुर्खियों में है। ऐश्वर्या से पूछताछ शुरू होने के करीब 1.5 घंटे पहले अमिताभ ने ट्वीट में लिखा, भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज तो नहीं आती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। पनामा पेपर लीक कांड की जांच साल 2017 में शुरू हुई थी और जांच शुरू होने के 4 साल बाद ऐश्वर्या को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया। यूपी चुनाव सिर पर है और अब विरोधी ऐश्वर्या से पूछताछ की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। उन पे पर्सनल अटैक्स हुए हैं, रातों रात कोई ईडी नोटिस आ जाते हैं उनके परिवारजनों पे, तो उसी से स्पष्ट होता है ना कि अब वो जैसी आवाज़ उठाती हैं पार्लियामेंट पे, उन पे ऐसी टिप्पणियां करने लगते हैं। तो पर्सनली अटैक करना, आप उनके ETID का हथकंडे का इस्तेमाल करना, एक इनसिक्योर, एक शेमलेस गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी में नहीं बिलीव करती है, लोगों की आवाज़ दबाने का काम करती है, उसका एक परिणाम और एग्जाम्पल। लेकिन सर कि जया बच्चन जी समाजवादी पार्टी की ये संसद सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चीजें हो रही हैं, और पनामा लीक का मामला कोई नया नहीं, और बहुत सारे नाम हैं, सिलेक्टिव जिस तरह से नोटिस दी गई, पूछताछ की गई, तो निश्चित रूप से सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं राजनीति से प्रेरित तो नहीं, टाइमिंग पे सवाल निश्चित रूप से उठाया जा रहा है। टाइमिंग पर भले ही सवाल हो रहे हों, लेकिन ना तो मामला नया है और न ही जांच और पूछताछ। अभी तक की जांच और पूछताछ से साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में बच्चन परिवार की मुश्किलें कम होने वाली नहीं हैं और उन्हें जांच एजेंसियों की पूछताछ से दो चार होना पड़ सकता है। साथ ही ईडी यदि उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुआ तो इस बारे में अपना कंप्लेंट केस यानी कानूनी भाषा में अपना आरोप पत्र ईडी के सक्षम प्राधिकारियों के सामने पेश कर सकता है, जहां सुनवाई के दौरान उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।